Good afternoon all. Welcome to the Regional Distance Learning Seminar Series. Today's RDLS session will be taken by Dr. Sarita Singh on the topic Role of ART Staff in Recording and Reporting of M&E Tools. Dr. Sarita Singh is working as a Monitoring and Evaluation and Research Officer in ART Center and Pediatric Center of Excellence in HIV/AIDS in Kalavati Saran Children's Hospital, New Delhi. She has done her PhD in anthropology from Delhi University, New Delhi. She was a member of ART assessment team commissioned by NACO. She has worked as consultant, co-investigator and member coordinator in many national level programs, that is evaluation of universal immunization program in India, evaluation of MMJSY scheme in Jharkhand, National Certificate Committee for Polio Eradication. She has taken keen interest in research and publications in national and international journals. Now, I would request Dr. Sarita to take the session. Hello, good afternoon all. Now today's session is on the recording and reporting of M&E tools. इसको पहले भी लिया है बट द लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट एंड नर्सेस का नहीं हो पाया था, तो इस सेशन में उनके टूल्स के लिए कंटिन्यू करेंगे. Sorry to interrupt, ma'am. Your audio is very low. Hello, good afternoon all. Am I audible now? Hello, am I audible? Hello. Yes, ma'am. Please continue. Thank you. Good afternoon all. Today's session is on recording and reporting of M&E tools at ART Center. और ये सेशन पहले भी लिया. दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस सेशन में आई एम टॉकिंग अबाउट रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय केयर कोऑर्डिनेटर, डाटा मैनेजर्स एंड काउंसलर्स. आज के सेशन में हम बात करेंगे नर्सेस को, लैब टेक्नीशियंस को और फार्मासिस्ट को कौन कौन से रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है. स्लाइड मैम, स्लाइड पे क्लिक कीजिए और फिर नेक्स्ट कीजिए. थैंक यू. यस. Now the objective of the session is वही आपको सारे ऑलरेडी जो पुराने काउंसलर्स होंगे या जो भी पुराने स्टाफ होगा दे नो हाउ टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स, बट स्टिल देयर आर सम चेंजेस, तो उसको बोलेंगे. और इस सेशन के बाद आई होप कि क्लैरिफिकेशन और आप ज्यादा क्लियर होंगे अबाउट द रिकॉर्डिंग ऑफ M&E टूल्स. दिस द प्रीवियस स्लाइड, जस्ट आई विल गो थ्रू वेरी फास्ट. ये कि हमें डाटा रिकॉर्ड क्यों करना पड़ता है, क्यों रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, सो दैट कि जो भी आपने ART सेंटर ने पेशेंट से इन्फॉर्मेशन ली है वो हम हायर लेवल पे दे सके और हायर लेवल उसकी एनालिसिस करके हमें वापस बता सके कि कहाँ हमारी प्रॉब्लम्स हैं या कहाँ हम और अच्छा कर सकते हैं. तो दिस इज अ फ्लो चार्ट that the patient से ART center ने लिया, this then they give this data information to state AIDS control society, they will give to national AIDS control society, that is the national level. They will combine the data, analysis the data, analyze the data, और फिर वो DSEX को, मतलब DSEX नहीं सॉरी, जो भी states एड कंट्रोल सोसाइटी उनको देते हैं, वो ART सेंटर को बताता है और जो भी इंफॉर्मेशन ART सेंटर को देनी होती है फिर वो पेशेंट को कम्युनिकेट करता है. दिस इज अ साइकिल. और हम स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग इसलिए करना पड़ता है कि सारे ART सेंटर सेम डाटा को मेंटेन करें. अदरवाइज अगर कोई पर्सनल या किसी ART सेंटर ने या PCOI ने कुछ अलग से करना होता है, they can develop their own reporting format, but जो नेशनल लेवल पे डाटा ट्रांसफर एक्सचेंज करते हैं, they should be recorded in a proper report tools given by the NACO. How can you arrange the data at your ART center so that कि आप जल्दी से उसको एक्सेस कर सकें जब भी आपको कोई डाटा चाहिए. ये मैंने एक तरीका बताया कि इसको किस तरीके से कर सकते हैं कि कार्ड्स को प्रियारिटी केयर के हिसाब से अनरोल कर लीजिए, जो कि आजकल वैसे कम है. अकॉर्डिंग टू ट्रीट ऑल पॉलिसी सबको ART पे इनिशिएट करना होता है, बट फॉर द टाइम बीइंग प्रियारिटी केयर पे रखो. और ऐसे रखने से आपको ये भी पता चलता है कि ये पेशेंट अभी तक शिफ्ट क्यों नहीं हुआ है ART में. तो अगर आप कार्ड्स को प्रियारिटी केयर पे रखें, आपको लगेगा कि ये कार्ड्स ऑलरेडी 15 दिन से 20 दिन से या 1 महीने से क्यों ART पे शिफ्ट नहीं हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा. फिर जो पेशेंट ART पे जैसे शिफ्ट होते हैं उनको ART के हिसाब से, नंबर के हिसाब से करना है अरेंज. और ट्रांसफर आउट डेथ केसेस को आप सेपरेट रख सकते हैं, क्योंकि डेथ केसेस और ट्रांसफर आउट को बार बार नहीं निकालना पड़ता. तो जो रेगुलर यूज में आते हैं दैट इज द प्रियारिटी कार्ड एंड ART कार्ड, बाकी को आप सेपरेटली स्टोर कर सकते हैं. और इजी होता है एक्सेस करना डाटा को जब भी आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है. कॉन्फिडेंशियलिटी शुड बी मेंटेन्ड, और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लॉक एंड की, मींस यू हैव टू कीप ऑल योर डॉक्यूमेंट्स इन द अलमीरा.
These are the reporting format divided into 4 sections. पहला सेक्शन होता है केयर एंड ट्रीटमेंट रिलेटेड रिकॉर्ड्स, दूसरा होता है स्टॉक मैनेजमेंट, जो भी हमें प्रोवाइड करते हैं स्टॉक्स को उसको कैसे मैनेज करना है, तीसरा इज द रेफरल फॉर्मेट्स, एआरटी सेंटर रेफर करता है अपने पेशेंट्स को जहां भी उनको जरूरत होती है फॉर स्पेशलाइज्ड केयर, लास्ट इज द प्रोग्राम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रिपोर्ट, दीज रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट्स जो हम नैको को भेजते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिपोर्ट्स नैको हमें बताता है कि कहाँ पे हम और अच्छा कर सकते हैं. These are the 14 registers maintained under the care and treatment related records. The previous ones I have already talked in the previous section. तो अभी सिर्फ nurses से lab technicians and pharmacists से related जो भी documents होंगे वो उसके बारे में आपको बताऊंगी. These are the TB HIV tools, PEP register, daily monthly OI reporting register, CD4 register, viral load registers. These are the stock management register. ये pharmacist maintain करते हैं mostly. एक्सेप्ट दिस इज CD4 किट एंड कंज्यूमेबल, ये LT को लैब टेक्नीशियन को मेंटेन करना होता है. दीज आर द रेफरल फॉर्मेट्स, CBNAT रेफरल फॉर्मेट, RNTCP, वायरल लोड एंड TB HIV डुप्लीकेट रेफरल फॉर्मेट्स. TB HIV मंथली रिपोर्ट ये नर्स बनाती है एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग और मेकिंग द रिपोर्ट शी गिव्स नर्स गिव दिस रिपोर्ट टू डाटा मैनेजर और ये रिपोर्ट सेपरेटली जाती है विद द परफॉर्मिंग मंथली ART सेंटर रिपोर्ट के साथ. दीज आर द रिपोर्ट्स जो शेयर होती हैं मंथली रिपोर्ट के साथ. Cohort analysis report, TB analysis report, this is mostly based on IPT and some other if the NACO asks. IPT reports भी इनके साथ जाती हैं. That I will discuss in the later sections of the part. This is the particular flow of the ART center, patient at ART center. Patient enter करता है, CC care coordinator से सबसे पहले interact करता है, patient visit register उसकी entry होती है, then care coordinator ask patient to go to counselor, from counselors to nurse, nurse to SMO, and then SMO will send for medicine if there is no investigation required, pharmacist, otherwise lab technician, and if any admissions or referrals are required तो उसको डॉक्टर वहां पे भेजता है. This is a card. This is previous one is about the flow, patient flow, and this is the treatment card flow. Care coordinator हाइट केयर कोऑर्डिनेटर उसकी एंट्री करेगा, देन काउंसलर के पास जाएगा, काउंसलर उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन डालेगा, द सेक्शन 1, 2 एंड 3 जो मैंने पिछले सेक्शन में लिया था. देन इट गोज टू नर्स, नर्स हाइट वेट ये सब करेगी, ग्रोथ मॉनिटर चार्ट, ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट्स को फिल करना देखना. उसके बाद एसएमओ के पास जाएगा, एसएमओ फार्मासिस्ट के पास भेजेगा, देन द डाटा मैनेजर के पास कार्ड जाएगा, डाटा मैनेजर रिकॉर्ड्स ऑल द इन्फॉर्मेशन इन देयर मंथली लाइन लिस्ट, मास्टर लाइन लिस्ट. देन नर्स के पास जाएगा, नर्स के पास दोबारा इसलिए जाएगा क्योंकि अगर डॉक्टर ने कोई भी OI आइडेंटिफाई करा या एडवर्स रिएक्शन आइडेंटिफाई करा है, ये मंथली रिपोर्ट में रिपोर्टिंग जाती है रिगार्डिंग OIs एंड एडवर्स रिएक्शंस. तो अगर एसएमओ ने एमओ ने कोई भी एंट्री करी है OIs के बारे में तो कार्ड वापस नर्स के पास जाता है, नर्स वहां से OI और एडवर्स रिएक्शंस को नोट डाउन करती है, कंपाइल करती है और मंथली बेसिस, और इसको मंथली रिपोर्ट में फिर शेयर करती है विद द डाटा मैनेजर. फिर काउंसलर के पास जाएगा, काउंसलर्स को भी अपने ART एंड प्री-ART रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं, तो वो कार्ड के जो भी एसएमओ फिल करता है, एसएमओ और एमओ डॉक्टर्स जो भी कार्ड में फिल करते हैं सेक्शन नंबर 3 ऑनवर्ड्स, सेक्शन नंबर 3 तक काउंसलर्स का काम है. उसके बाद एसएमओस एमओस जो भी फिल करते हैं डाटा मैन ये कार्ड वापस काउंसलर के पास आता है, उसको फिल करते हैं एंड देन अगेन गोज बैक टू केयर कोऑर्डिनेटर, केयर कोऑर्डिनेटर उसको अरेंज कर देती है. द रोल ऑफ स्टाफ नर्स, द बेसिक रोल ऑफ स्टाफ नर्स इज क्लिनिकल एंड पैरामेडिकल फंक्शन ऑफ द सेंटर. इंपॉर्टेंट है उसका बेसलाइन असेसमेंट करना पेशेंट का. पेशेंट जैसे ही आता है नर्सेस का काम होता है पहले उनका बीपी, हाइट, वेट, पल्स, कोई OI कोई ऐसी चीजें पूछने के बाद उसको मेक श्योर करने के बाद देन नर्स विल सेंड द पेशेंट टू डॉक्टर. तो पहले रूल आउट कर लेती कोई खांसी है, 4S सिम्टम्स एवरीवन नो कि अभी तो केयर कोऑर्डिनेटर करेगी, उसके बाद नर्स करेगा एंड देन सेंड टू डॉक्टर्स. तो जो भी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, बेसलाइन असेसमेंट होता है, उसको करने के बाद नर्स डॉक्टर के पास भेजती है. या अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, कोई उसके सोशल नीड्स हैं, या वो परेशान है एंड ही पेशेंट वांट्स टू डिस्कस विद द नर्स, देन दे गिव देयर नर्स शुड गिव देयर सपोर्ट टू द पेशेंट्स. उसका बेसिक नर्सिंग केयर सपोर्ट जो भी नर्स का काम है वो करने के बाद दे सेंड टू पेशेंट टू द डॉक्टर. The most important point is nurse is not the responsible for maintaining EID registers, but yes, if in case of counselors, if they are not their counselors, then nurse is the focal point, focal person. She should know about the pregnant positive women, about the exposed children, so that she can do the work in the absence of counselor. As I have already told you that from the card, nurse take the information regarding OIs and adverse reaction and then give it to data manager for making the monthly report. And the tracking and referral already made in the hospital, nurse will facilitate the patients
in this regard, streamline helping. In the absence of, this is not the main role of nurse, but yes, in the absence of counselor, she has to do the counseling. In the absence of pharmacist, she has to dispense the ARV drugs. And in the absence of lab technician, she has to take the samples. This is not their main work. Their main work is the performing baseline assessment, growth monitoring, and doing nursing care and baseline assessment. But if counselor is not there, she is the focal person for EID. If pharmacist is not there, she can dispense ARV drugs. If LT's lab technician is not there, she has to take the samples, CD4 samples. And if doctors and other members required any help regarding reports, then they have to share the reports also. She should ensure the universal work precaution and the proper waste disposal at ART center and the infection control measures. This is the register maintained by counselors, but in the absence of counselors, nurse has to maintain this. Now, why it is important for nurse? So this is actually the HIV exposed children are at the risk for problems related to growth and development. So she should do the growth monitoring, that is the WHO charts she has to fill. She should know what are the failures, कहाँ उसकी height, weight रुक रहा है, कहाँ पे उसका proper growth नहीं हो रहा, तो anthropometric measurement should be done by, and आप इसको कैसे assess कर सकते हैं कि उसका growth नहीं हो रहा proper या उसका nutritional status ठीक नहीं है. These are on base of the anthropometric measurements. So it's a nurse duty to take anthropometric measurement. This is a valuable tool for assessing growth and nutritional status of children, and it is the responsibility of staff nurse to take the anthropometry and plot the growth chart. और जहाँ भी sister को या nurse को ऐसा करने पे दिखता है कि there is a developmental delay, she should refer the patient to doctors. Child with growth faltering should be immediately referred to the pediatrician. प्लॉट कैसे करना है उसको, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कब लेना है, क्या हर विजिट पे लेना है, वेट हर विजिट पे लेना है, बट लेंथ के लिए 3 मंथली रिकॉर्ड करना है. अगर पेशेंट हर महीने भी आ रहा है तो आपको उसका लेंथ 3 महीने पे रिकॉर्ड करना है, फिर प्लॉट करना है वेट एंड लेंथ के हिसाब से ग्रोथ चार्ट, एंड देन यू हैव टू रेफर द स्टैंडर्ड चार्ट. ऑन द बेसिस ऑफ द रेफरेंस स्टैंडर्ड चार्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई पेशेंट का ग्रोथ फॉल्ट कर रहा है, फॉल्टरिंग में है नहीं है, या पेशेंट न्यूट्रिशनली ठीक है, या उसकी ग्रोथ ठीक हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ द रेफरेंस टेबल एंड द रेफरेंस स्टैंडर्ड्स. ये पेशेंट वाइट कार्ड में दे रखे हैं ऑलरेडी, तो बहुत छोटे हैं, तो यू कैन टेक द प्रिंट आउट फ्रॉम द साइट्स. WHO साइट से ये मिल जाते हैं आसानी से ग्रोथ चार्ट, तो उस पर भी प्लॉट कर सकते हैं. तो दिस इज रिगार्डिंग द EID रजिस्टर्स. इसमें आपको जब भी EID पेशेंट आपके पास आएगा, इन्फेंट अर्ली डायग्नोसिस मींस लेस देन 18 मंथ्स चिल्ड्रन की बात हो रही है यहाँ पे, वो जब भी आपके पास आएगा ICTC से कहीं से, उसके पास एक तो रिजल्ट फॉर्म होता है उसके अंदर और एक रेफरल फॉर्मेट होता है 3 सेट में. एक कॉपी आपके पास रहती है, काउंसलर के पास, और एक पेशेंट के पास. अभी WBS होता नहीं है, ये पुराने रजिस्टर्स हैं, मे बी अपडेट होंगे तो आपको मिलेगा. अभी 2 DBS होते हैं, देयर इज नो WBS एज सच. तो सेकंड WBS इज रिप्लेस्ड विद द सेकंड DBS, तो इसका आपको यूज नहीं है, बट ये पुराने रजिस्टर्स हैं और अभी तक वही चल रहे हैं. अदरवाइज यू जस्ट एलिमिनेट दिस और जस्ट रीराइट दिस एज द सेकंड DBS. दिस इज द रेफरेंस form. Now next, second work is the nurse should write the maintain the PEP registers. So here I am talking about PEP documents and reports. This is a monthly report. PEP monthly report should be shared by the nurse to data managers, और ये रिपोर्ट हम मंथली बेसिस पे शेयर करते हैं विद NACO. दिस इज अ PEP रिपोर्ट मंथली फॉर्मेट. यहाँ पे आपको ये बताना होता है कितने निडल प्रिक इंजरीज हुई हैं, ब्लेड से किसी को इंजरी हुई है, ब्लड कॉन्टैक्ट कितना था, म्यूकेटेंस, ऑल दीज इन्फॉर्मेशन शुड बी फिल्ड ऑन द मंथली बेसिस एंड शेयर्ड विद NACO. दिस इज अ रजिस्टर. ये रजिस्टर PEP फॉर्म होता है, ऑन द बेसिस ऑफ PEP फॉर्म शुड बी फिल्ड बाय द डॉक्टर, और वहां से जो भी इंफॉर्मेशन होती है नर्स को इस रजिस्टर में कंपाइल करना पड़ता है. तो डॉक्टर इन्फॉर्मेशन ना PEP फॉर्म नेक्स्ट स्लाइड में ही है, वहां से आपको नर्स को सारी इन्फॉर्मेशन लेकर यहाँ भरना होता है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन नर्स ये बताती है, मंथली रिपोर्ट पे रिपोर्ट जनरेट होता है. PEP कंसेंट फॉर्म होता है. व्हेन यू विल फिल द PEP फॉर्म देयर इज अ कंसेंट फॉर्म आल्सो. आपको पेशेंट को बताना पड़ता है एज लाइक अ ART. व्हेन यू इनिशिएट द ART देयर इज अ कंसेंट फॉर्म. इन द सेम वे व्हेन यू इनिशिएट द PEP देयर इज अ कंसेंट फॉर्म. यू हैव टू टेल द पेशेंट कि आपको इतने टाइम तक मॉनिटर किया जाएगा, दवाई के ये साइड इफेक्ट्स हैं, और आपको दवाई लेनी पड़ेगी. इट शुड बी स्टार्टेड विद इन 72 आवर्स. 72 आवर्स के बाद इसका कोई यूज नहीं होता, बट स्टिल अगर आपको लगता है तो यू कैन कंसल्ट विद द कंसल्टेंट और द सीनियर्स कि स्टार्ट करना नहीं करना. अदरवाइज PEP शुड बी स्टार्टेड विद इन 72 आवर्स. बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उनके, एंड द 6 months इज द लास्ट HIV टेस्ट दैट इज मैंडेटरी फॉर कंफर्मेशन. दिस इज द PEP फॉर्म.
So doctors have to fill this form, and from this form sisters fill the PEP registers. दिस इज द पार्ट ऑफ पीईपी फॉर्म. इसमें प्रॉब्लम ये है कि कई जगह जब हम असेस करते हैं कि कभी हमें ऐसा सोचना होता है कि मोस्टली जो निडल स्टिक इंजरी हो रही है वो डॉक्टर्स हैं या ज्यादातर नर्सिस को हो रहा है या ज्यादातर इंटर्न्स को होता है. मतलब उस तरीके से आप प्लान कर सकते हो, अपने कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हो अपने स्टाफ का. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. तो अगर डिटेल्स ऑफ एक्सपोज्ड पर्सन यहाँ ऑलरेडी गिवन है, बट यहाँ पे सिर्फ नाम, एज और सेक्स है, तो यू कैन राइट दैट डेजिग्नेशन ऑल्सो, सो दैट यू कैन you can build their capacity. Suppose अगर नर्सिस का बहुत ज्यादा हो रहा है तो उनके लिए ट्रेनिंग क्लासेस कर सकते हैं. इंटर्न्स अगर जो जस्ट आते हैं अगर उनको ज्यादा हो रहा है या क्लास 4th एम्प्लॉइज को हो रहा है, तो यू कैन प्लान योर वर्कशॉप्स ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस. तो ये इट्स नॉट इन द पीईपी फॉर्म, बट एट आर लेवल एट KSCH हम लिखना शुरू कर दिया हम लोगों ने कि वो पेशेंट जो आया वो इंटर्न था, नर्स था, कंसल्टेंट था. तो ये यू कैन ऐड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ टाइम असेस करने पे मुझे ऐसा लगा कई लोग यहाँ पे जो इज द सोर्स पर्सन नोन, वो ऐसा सोचते हैं पर्सनली दैट वी नो द पर्सन या है. ये दिस डज नॉट मीन दैट यू नो द पर्सन. यस यस, हमें तो उसके बारे में पता है. दिस यस मीन्स यू नो देयर मेडिकल और लैब असेसमेंट, या पेशेंट को आप जानते हो, आपके हॉस्पिटल में है, उससे निडल प्रिक हुआ है, जिससे भी. सोर्स नोन मीन्स कि जिससे भी निडल प्रिक हुआ है या कोई भी इमरजेंसी आपको हुआ है, ब्लड से हुआ है या निडल से हुआ है, आप इस पर्सन को जानते हो और उसके लैब असेसमेंट के लिए, उसके इन्वेस्टिगेशंस के लिए आप भेज सकते हो. देन यू राइट यस. कई मैंने फॉर्म एसेस किए थे तो वहां पे इन्होंने लिखा है सोर्स पर्सन नो, यस. फिर इफ यस रिजल्ट मेडिकल लैब असेसमेंट पता है, नो. तो दिस इज कॉन्ट्रा इंडिकेटिंग कि आप जानते भी और आपके पास कोई लैब असेसमेंट ही नहीं है. ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप पेशेंट को जानते हो मीन्स पेशेंट आपकी हॉस्पिटल में ही है या आपकी किसी घर के आसपास या पार्क या कहीं भी ऐसा हुआ है, तो आप पेशेंट को जानते हो तो उसके लैब असेसमेंट और रिजल्ट ऑफ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल होना चाहिए. हाँ, अगर HIV स्टेटस और हेपेटाइटिस स्टेटस भी ये सब भी पता है तो गुड. अदरवाइज ऐसा नहीं लिखना पर्सन को जानते हो, हम जानते हैं. मोस्टली डॉक्टर्स ने फिल कर दिया यस और यहाँ पे नो. इफ यस देन देयर शुड बी अ लैब इन्वेस्टिगेशंस. एंड हेल्थ केयर पर्सनल क्वेश्चन आता है हम किसको दे सकते हैं पीईपी. तो जो भी हेल्थ केयर पर्सनल है उसको आपको देना है. हेल्थ केयर पर्सनल मतलब जो भी यहाँ पे काम करता है हॉस्पिटल में, या कई बार एक्सीडेंटली जो हमारा पेशेंट भी है उसके गार्जियन है या उसके नोन टू हैं या कहीं गए हैं बाहर, कहीं वहाँ उनको निडल प्रिक हुआ है या कुछ लग गया, तो हम उन लोगों को भी दे सकते हैं. और सेक्शुअल असॉल्ट केसेस में मे भी हमें पीईपी देना होता है ऑन द ओवरऑल पैकेज ऑफ पोस्ट सेक्शुअल असॉल्ट केयर. जो भी रेप विक्टिम है उनको हम पीईपी देना होता है. I already told you कि काउंसलिंग आपको करना पड़ता है बिफोर इनिशिएटिंग PEP. ये नर्स का काम है, मतलब शी शुड काउंसल बिकॉज शी इज द मेन फोकल पर्सन ऑल्सो फॉर द साइकोलॉजिकल एंड सोशल परस्पेक्टिव. सो पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है, पेशेंट कोई भी हो सकता है, क्लास 4th एम्प्लॉइज भी और डॉक्टर्स भी या नर्स भी, तो उनको बताना पड़ेगा कि PEP के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ये क्यों मैंडेटरी है, आपको कैसे ड्रग्स लेना है, कितने टाइम तक आपको बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस चलती हैं और आपको फॉलोअप में रहना है. एंड she should counsel on the safe sexual practices till both baseline and 3 months SIV test are found to be negative. This is very important. Special leave provision is there, but this will be decided by the doctor. अगर डॉक्टर को लगता है कि उनको छुट्टी चाहिए, जिसको निडल प्रिक हुआ है या जिसको एक्सपोजर हुआ है, तो इट्स डिपेंड ऑन डॉक्टर्स एक्चुअली. अगर उनको लगता है कि सीवियर एडवर्स रिएक्शन हो रहे हैं और पेशेंट नहीं आ पा रहा, मतलब एक्सपोज पर्सन नहीं आ पा रहा, तो दे कैन गिव इनिशियली 2 weeks leave and further if they required on the basis of the mental state and the side effects of the patient. Now nurses have major role in IRT center. उन्होंने PEP register maintain करा EID के लिए, in the absence of lab technician, in the absence of pharmacist, they have doing a lot of things, but their main work is HIV TB related work and the baseline assessments of the nurse, the main nurse work. So maintaining HIV related all the documents should be maintained by the nurse with the help of doctor. So she should maintain the airborne infection control practices at the IRT center. कोई भी पेशेंट आता है उसको मास्क लगाया है नहीं लगाया हुआ, वो पेशेंट बैठा है नहीं बैठा, या अगर वो TB पेशेंट आया तो उसकी फास्ट ट्रैकिंग का काम है सिस्टर्स का कि वो तुरंत मेडिकल ऑफिसर के पास भेजे. एंड रेफरल, मेंटेनिंग ऑल RNTCP line list of the patients. TB register should be maintained by the sister, and she should submit the monthly TB HIV report to DSEX also, to sex State AIDS Control Society through ART center in charge. She should attend the RNTCP meeting. Fast tracking is how she can, I've already told you that जिसको उसको फास्ट ट्रैकिंग मेंटेन करनी है सिस्टर को. जो भी TB केसेस हैं या सस्पेक्टेड है उनको तुरंत मेडिकल ऑफिसर के पास भेजना पड़ता है. वो करते कैसे हैं? फास्ट ट्रैकिंग ऑफ 4S पॉजिटिव PL-HIV. ये पहले होता है कोऑर्डिनेटर के लेवल पे. अगर पेशेंट नेगेटिव है देन द फ्लो विल बी सेम.
पेशेंट आएगा केयर कोऑर्डिनेटर के पास, फिर काउंसलर के पास, फिर नर्स, एसएमओ, लैब टेक्नीशियन एंड पेशेंट विल गो. बट इफ पेशेंट इज पॉजिटिव, केयर कोऑर्डिनेटर ने अगर अपनी स्टैम्प पे आउट ऑफ 4 सिम्टम किसी एक पे भी टिक कर दिया, अगर वो पॉजिटिव है, देन पेशेंट डायरेक्टली गोज टू स्टाफ नर्स. वो काउंसलर को यहाँ पे स्किप करेगा. नर्स उसका दोबारा से 4S सिम्टम स्क्रीनिंग करेगी, पिल काउंट करना है जो भी, उसके बाद वो एसएमओ के पास भेजेगी. यहाँ पे काउंसलर स्किप हो गए. यू कैन स्किप काउंसलर इफ पेशेंट इज 4S पॉजिटिव और टीबी पॉजिटिव. आपको लगता है तो वो तो नहीं, बट इफ 4S पॉजिटिव है तो यू कैन स्किप काउंसलर जस्ट टू फैसिलिटेट द और फास्ट ट्रैक द पेशेंट. तो नर्स के पास एसएमओ विल डू ऑल द क्लिनिकल एस्पेक्ट पैरामीटर्स. देन अगेन इट विल गो टू नर्स, क्योंकि उसको टीबी लाइन लिस्ट में डालना है. इन्वेस्टिगेशंस जो भी एसएमओ ने लिखा है एंड अदर गाइडेंस. देन इट गो टू डीएम with the referral form. Its patient or sample will go to DMC. From here patient goes to home, or if there is medicine, ART medicine she took the patient took from the pharmacist and go to home. Admission and referral if required according to the SMO or MO. This is the CBNet referral. कैसे करना है. SMO ने diagnosed करा कि हाँ they are positive. They send to nurse. Nurse will fill the line list. They fill the referral form. Then they send to CBNet site, and data manager will get the report. These are the reporting formats. Patient visit register में भी TB के बाद changes हुए हैं, but यहाँ पे सिर्फ मैं अभी nurses के बारे में ही बात होंगे. green patient book जो होती है उसमें update करना है. TB line list is revised, TB register is revised, and HIV TB monthly report is revised. This should also be shared on monthly basis with NACO. This is the green book. This is the revised green book. यहाँ पे ये already ये बन के आए हैं 4 symptoms. On the basis of these 4 symptoms, अगर nurse ने पूछा और उसमें से कोई भी symptom positive लगता है तो nurse will put a tick mark on the any one of this. और अगर 2-3 है तो भी, otherwise put a cross. In this way, if cough no, weight loss no, sweat, this is the sample. If patient is negative तो यहाँ कुछ भी नहीं है. You just put a cross. This is the line list maintained by the nurse. Line list पहले सिर्फ line list hard copy होती थी. Now it should be shared with STS. तो इसका एक soft copy भी important है. ये share करना होता है soft copy and you have to maintain the hard copy also. This is a TB register. What is the difference between HIV line list and TB register? यहाँ पे आप suspected जितने भी patient होते हैं सबका नाम लिखते हो, but ये confirmed cases होते हैं. TB register is for the confirmed TB case and TB line list is for the suspected TB cases. This is the report for generated by the nurse and shared with data manager, and then data manager will share with NACO. Here you can write the IPT status also. कि कितने पेशेंट्स को IPT, those who are not on TB treatment, जिसको TB नहीं शुरू हुआ है, you have to rule out OIs and other things and then you have to start with the IPT. तो आपको लिखना है इस मंथ में कितने IPT शुरू हुए, क्या हुए, and this should be shared with the NACO. These are the reporting formats: lab referral form, treatment card, and TB DRB referral form. This is the referral form जो सिस्टर नर्स भर के इसको भेजती है पेशेंट्स के साथ. And this is the result. So to be filled by the lab to report the result and need to be sent to ART center. All this is a sample how to fill the form, how to report the reports, actual report whether patient is reactive or not, presumptive है उसका क्या है. This is the sample how to fill the referral form. This is a TB treatment card. It should be generated in a duplicate. एक नर्स को अपने पास रखना पड़ता है और एक ये हमें सप्लाई करता है RNTCP देता है डॉट सेंटर. और ये एक फॉर्म एक कार्ड हम अपने पास रखते हैं और एक पेशेंट के साथ. The TB treatment card should be filled by the staff nurse in duplicate. One copy should be given to the patient along with TB ID card and the other remained at the ART center. Now the role of pharmacist. She has to work under the SMO. The main role is they have to report adverse effect of drug to MO if patient tell any. If अगर पेशेंट ने MO को नहीं बताया, MO से skip हो गया, या वो फार्मासिस्ट से बोलता है कि भैया मुझे तो ऐसा ऐसा हुआ था, तो फार्मासिस्ट को डायरेक्टली मतलब तुरंत रिपोर्ट करना है MO को कि सर ऐसा ऐसा हुआ है. मे भी कभी कभी पेशेंट्स डॉक्टर्स को नहीं बताते और जाके दूसरे स्टाफ से बोलते हैं हमें ऐसा हो रहा था, हमें वैसा हो रहा था. तो अगर फार्मासिस्ट से ये चीज़ शेयर हुई है कि कोई इफेक्ट ड्रग्स के साइड इफेक्ट हुए हैं तो वो डायरेक्टली MO को आके तुरंत बताएगा.
It's the responsibility of pharmacist to tell also the next visit of the patient. Pharmacist can generate daily due list, and pharmacist should share daily due list with the care coordinator, and they can share miss patient also with the counselor, so that कि अगर patient नहीं आए हैं miss हैं तो counselors को पता है कि ये patient miss हैं, तो आप उनको share कर सकते हो LFU tracking list के through, और उनको call भी कर सकते हैं within 48 hours कि आपका due था and आपको आना है. Pharmacists should utilize them following first expiry first out principle. This is very important. आपको drugs उस तरीके से store करने हैं कि जो expire पहले हो रहे हैं उनको आपको पहले रखना है, और बाद में पीछे जो बाद में expire हो बाद में रखना है. ज़्यादातर centers में assess करने पे ऐसा लगता है कि pharmacist रख देते हैं बस drugs को. कई बार क्या होता है तो expiry date पीछे रह जाती है और वो बहुत ज़्यादा expired drugs हो जाते हैं. तो मेक श्योर कि आप जो पहले खत्म होने वाले ड्रग्स हैं, पहले एक्सपायरी है जिसकी, उसको पहले रखें और बाद में पीछे बाद में रखें. और या कैसे मेंटेन कर सकते हैं, एसएमओ क्वार्टरली फिजिकल काउंट करता है. दिस इज एसएमओ's रिस्पांसिबिलिटी टू फिजिकली वेरीफाई द ड्रग्स on the quarterly basis. Now regular and timely updation of IMS is very important because most of the reports can be generated by IMS. Even the adherence क्या है patient का, daily due list क्या है, miss कौन से patients हैं, all these things can be generated by the IMS. Timely, again there is a ARV stock reports that should be submitted to SACS on monthly basis. This is important. Maintain and update the drug stock and drug dispensing registers regularly every day. Don't skip कि अभी कहीं भी लिख लेंगे आप. Regularly basis पर dispensing registers are on regular basis. वो आप daily basis पे dispense करते हैं. Then you will compile whole information in the drug stock on monthly basis. तो make sure कि आप इसको daily basis पे करें कि आपको mismatch पता चल जाए कि एक्चुअल में स्टॉक कितने पे बंद हुआ था और हमने इतना डिस्पेंस किया था. तो आप जल्दी इसको अपने कहाँ प्रॉब्लम है यू कैन फाइंड आउट, रादर देन कि आप एक महीने तक उसको पेंडिंग रखें कि मैं एक महीने पे स्टॉक में एंटर करूंगा और फिर बाद में चेक करूंगा. तो डेली आपने डिस्पेंस करा इन द डिस्पेंसिंग रजिस्टर्स एंड देन एंटर इन द ड्रग स्टॉक. नैको ने एक ओएम निकाला था. दिस इज मल्टी मंथ डिस्पेंसेशन. मल्टी मंथ डिस्पेंसेशन इज की दैट यू कैन गिव पेशेंट 3 months मेडिसिन. ये इसलिए था कि जो पेशेंट, पर देयर इज अ क्राइटेरिया. ऐसा नहीं है कि आप हर किसी पेशेंट को 3 महीने की दवाई डिस्पेंस कर सकते हैं. तो दोज हु आर स्टेबल पेशेंट, मतलब एलिजिबिलिटी फॉर पेशेंट दोज जिसको आप 3 महीने की दवाई दे सकते हैं, दे शुड बी स्टेबल ऑन ART ऑन TLE रेजिमेंट, should not be on any prophylaxis, that is IPT, CPT or fluconazole, willing to get 3 month dispensation. उसको लगता भी है कि हाँ मेरे को 3 महीने की दवाई चाहिए. All these criteria once fulfilled, you can dispense medicine for 3 months. But who is stable patient? The OM given by NACO, you can go through and just and yeah, we have to follow this also. इससे क्या होता है, safe होता है patient का भी time safe होता है. कई patients economically इतने वो नहीं होते कि they can come again and again. So we can give 3 month medicine to them, but condition that patient should be stable. Stable criteria is that कि 1 साल से वो दवाई ले रहा होता है, उसको वो clinical stage 1-2 होना चाहिए, कोई OIs नहीं होना चाहिए, IPT CPT पे नहीं होना चाहिए, उसका CD4 and viral load is also good. So you can dispense 3 month medicines. ये OM NACO की तरफ से आया है. जस्ट मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको बताने के लिए लगाया. तो इफ इट्स नॉट विजिबल और क्लियरली विजिबल, यू कैन टेक दिस OM और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेल. दे हैव शेयर्ड दिस डॉक्यूमेंट टू every ART center. Now the most important, how can you and maintain your drugs at ART center? So NACO provides the ARVs to SACS and SACS provides us too. But just make sure while taking or receiving the medicine, you just cross verify at the time of receiving the drugs. If there is any mismatch, उन्होंने बोला है कि हम आपको इतनी दवाइयाँ दे रहे हैं बट हमारे पास कम आई हैं दवाइयाँ, तो this deviation should be highlighted for further action. और इसका इमीडिएट इफेक्ट इमीडिएटली इस पे एक्शन लेना चाहिए. अगर मिसमैच आया है तो यू शुड इन्फॉर्म द DSACS, वी शुड इन्फॉर्म द SACS दैट मेडिसिन जो भी आपने बोली है वो हमारे को ऐसा मिली नहीं है. तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट जस्ट टू चेक. Pharmacist should ensure proper receipt and storage of drugs. Cross verify at the time of receiving the drugs that the exact amount is received against the allocated quantity and confirm the same to SACS and regional coordinator. Now this is the arrangement. How can you arrange your drugs? First expiry I have already told you. जो drugs पहले expire हो रहे हैं उनको पहले arrange करना है. क्या distance होना चाहिए cartons को रखने के लिए, वो ज़मीन पे नहीं होने चाहिए. Separate expired drugs, जो damaged drugs हैं उनको अलग करना, separately रखना है.
An ART center will be accountable for expiry of drugs in the center and will have to provide justification for the same. इसको आप ज़्यादातर ऐसे मिनिमाइज कर सकते हो. ज़्यादा एक्सपायरी ड्रग्स का मतलब you have to give the justification कि आपके सेंटर में इतने ड्रग्स क्यों एक्सपायर हुई हैं. एंड इसको मिनिमाइज करने के लिए बेटर है कि you just arrange the drugs according to FIFO. That is the first to expire, first out. This is the responsibility of pharmacists that ARV drugs stock for 3 months of all PLHIV. 3 महीने की दवाई पेशेंट्स के लिए हमेशा ART सेंटर में होना चाहिए. अगर इससे कम हो रहा है तो यू हैव टू रिपोर्ट द नोडल्स, यू हैव टू रिपोर्ट द सेक्स कि आपको इन दवाइयों की शॉर्टेज होने वाली है. वैसे रिपोर्ट जाती है, वी सेंड द रिपोर्ट टू सेक्स, बट स्टिल अगर उनसे मिस हो रहा है या उनको नहीं पता चल रहा है या उनसे मिस हो गया कि हमारे पास ये दवाइयाँ कम हो रही है, तो इट्स अ फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉल देम, टेल देम कि हमने रिपोर्ट में भी आपको शेयर करा है कि हमारे पास ये दवाइयाँ कम आ रही हैं, बट स्टिल टेलीफोनिकली भी उनको एक बार रिमाइंड कर दो कि ये मेडिसिन हमारे पास 3 मंथ से कम है. तो दे गिव यू द अनटिल एंड अनलेस कि सेक्स के पास ही अगर शॉर्टेज में ना हो. अगर मेडिसिन ही शॉर्टेज में है देन देयर इज अ डिफरेंट इशू. बट अगर मेडिसिन अवेलेबल है और ART में शॉर्टेज में आ रहा है, इट इज लेस देन 3 months, देन दे शुड बी इन्फॉर्म्ड. This is the way how can you store the drugs. This is not the way. You should not store your drugs like this. This is the means of storage. Now there are registers maintained by the pharmacist. Drug stock registers, drug dispensing registers, and one more is expired drug registers. So I've already told you that 3 months should be there. SAC should be immediately informed if any ART drug is available for less than 3 months. Any excess stock beyond the consumption of ART center should also be informed so that they can SACs relocate it timely. This is a drug register. इसमें हम टीवी का भी नहीं मेंटेन कर रहे हैं till वो IMS के साथ अगर नहीं linked होता. For drug reporting, NACO has decided that ART center will prepare a separate reports for RNTCP drugs, which will not be a part of NACO monthly drug report or IMS for now. The same will be incorporated once products are streamlined. What is the purpose of why have you maintain the stock register? It facilitates timely monitoring of all the available stock of antiviral. आप कैसे generate करोगे कि आपके पास 3 महीने की दवाइयाँ बची हैं या उससे कम हो गई? These registers will help you. From the IMS also you can take the information, but this register help you कि आपके पास ये दवाइयाँ खत्म आ रही हैं. This is the monthly compilation. तो आपको ये register actually बताता है कि कितना available stock है आपके पास. Who will maintain this? The pharmacist responsible for maintaining this register. Everyone knows this about the column, how to fill, what to fill, but important thing here is reusable. ज़्यादातर फार्मासिस्ट पूछते हैं कि हमें पेशेंट दवाइयाँ दे जाते हैं कुछ, तो उसको हमें क्या रखना है, उसको स्टॉक में लेना है यूजेबल फॉर्म में. तो वो दवाइयाँ जो सील्ड हैं, जिनको बॉटल्स नहीं खुली हैं, या वो स्ट्रिप्स जो सील्ड हैं और उन पर एक्सपायरी डेट विजिबल है, वो आपको रीयूजेबल में लेना है. अदरवाइज other drugs written by patient or family should be destroyed and not added to the balance stock. अगर वो ओपन है या उनकी एक्सपायरी डेट नहीं दिख रही, जो आपकी सील्ड बॉटल है, दैट यू कैन यूज इट एज रीयूजेबल फॉर्म. अदरवाइज यू जस्ट डिस्कार्ड द अनयूज्ड एंड ओपन बॉटल्स. At the end of the month, complete the monthly summary. This report from compiling this drug stock register, we generate the monthly report. This is the IRV drug dispensing register. This is daily drug dispensing register. Then should be separate for adults and children. It should not be compiled. These registers should be separate for adults and children. On the basis of this dispensing register, we fill the stock registers. This is the registers for adult. You have to maintain this register on the daily basis. जैसे पेशेंट आया आपका, उसका priority number लिखना, उसको ये दवाइयाँ दिया, फिर दूसरा पेशेंट, फिर तीसरा, and compile this information on monthly basis in the stock registers. This is pediatric. So separate registers for pediatric and adult. For ARV drug dispensing register, there is OI drug dispensing registers also, but that register is common. OI drug dispensing register is common for both adult and pediatric, but for ARV drug dispensing register, you have to be separate registers for adult and pediatric. This is the OI drug dispensing register. This is all the information how to fill the columns. I'm not going in so detail कि कैसे एक एक column को भरना है, because already understood
वेरी क्लियरली रिटर्न कि आपको यहाँ नाम लिखना है, ये लिखना है, बट द बेसिक पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट सिर्फ मैंने वहाँ पे यही बताया क्योंकि ARV रजिस्टर ज़्यादातर लोग कॉमन यूज़ कर रहे हैं, दे शुड बी सेपरेटली यूज फॉर पीडियाट्रिक एंड एडल्ट, NOI ड्रग्स के लिए भी दिस इज द कॉमन रजिस्टर्स फॉर एडल्ट एंड पीडियाट्रिक। और इसकी भी डेली डिस्पेंसिंग रजिस्टर है, देन यू हैव टू कंपाइल ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द डेली बेसिस एंड कंपाइल इंफॉर्मेशन ऑन द मंथली बेसिस। And there is a difference between OI drug dispensing register and the OI registers. OI registers should be maintained by the nurse, or registers or the sheet information taken from the treatment card, by treatment card, and this is the drug dispensing register. किसने को हमने drugs dispense करा जिसको OI हुई है. So you can check, there is a cross check also. अगर आपने बहुत सारी OI ड्रग डिस्पेंस करी है बट आपकी OI रिपोर्ट ही नहीं हो रही मंथली रिपोर्ट में, तो डॉक्टर्स एंड मतलब मींस SMO's रिस्पांसिबिलिटी, एक्चुअली SMO's and MO's रिस्पांसिबिलिटी टू चेक कि अगर मैंने इतनी सारी OI ड्रग्स डिस्पेंस करी है तो OI रिपोर्ट क्यों नहीं हो रही हमारी मंथली रिपोर्ट में. और SACS कैन ऑल्सो आस्क अ क्वेश्चन कि आप OI ड्रग्स इतनी डिस्पेंस कर रहे हो और रिपोर्टिंग तो एक भी OI की हो नहीं रही आप. सो यू कैन क्रॉस चेक कि ड्रग डिस्पेंसिंग अगर ज्यादा हो रही है OI की तो वाई OIs आर नॉट रिपोर्टेड इन द मंथली रिपोर्ट. So it's SMO's responsibility just to counter check very fast, क्योंकि उनको सारे मंथली रिपोर्ट जाती है आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ SMO. तो SMO कैन काउंटर चेक इफ दे डोंट हैव मच टाइम टू एक एक चीज को पढ़ने के लिए. सो देर आर इजी वे ऑल्सो, देर आर शॉर्टकट ऑल्सो टू चेक कि हाउ कैन यू मिनिमाइज योर टाइम एंड डू योर बेस्ट टू सेंड द करेक्ट रिपोर्ट्स टू NACO. दिस इज OI dispensing register. नेम टैबलेट्स डिस्पेंस, यू कैन राइट एन एक्सटेंड, जितनी भी टैबलेट होती है यहाँ पे आपको नाम लिखना है जिस जो भी टैबलेट आपने दी है रिलेटेड टू OI. दिस इज एक्सपायर्ड ड्रग डिस्पोजल रजिस्टर. एक्सपायर आपका, अगर आपकी कोई ड्रग्स एक्सपायर हो गई हैं उसको डिस्कार्ड करने के लिए यू हैव टू फॉलो द हॉस्पिटल पॉलिसी. उसके लिए NACO का क्या प्रोसीजर है, मतलब व्हाट द दे गाइड दैट फॉर्मिंग अ कमिटी ऑफ 2 or 3 पर्सन, योर नोडल ऑफिसर शुड बी इंक्लूडेड इन दैट कमिटी, listing out the drugs expired along with batch and quantity expired with date of expiry, separating the tablets from the bottle, destroying the tablets in incineration by dissolving in water, and then disposing it if the incinerator is not available. All these can be done according to hospital policy also. But committee जो भी बनती है उसमें your nodal officer should be a person. Committee mostly hospital की होती है, but it's good if nodal officer is included in that committee. And these are the steps how can you discard the medicines. Empty bottles to be disposed of, municipal waste, quantity of expired drugs to be reduced from the balances and report. This is the register. आपको ड्रग लिखना, ड्रग का नाम, उसकी क्वांटिटी कितनी एक्सपायर हुई है, डेट ऑफ डिस्पोजल, मंथ, and should be signed by the nodal officer. These are the drug reports जो मैं आपको बोल रही थी हमें भेजना होता है. This is ARV drug report format and this is the TB drug report format. Now the role of lab technician. The major role of, पहले CD4 होता था, वायरल लोड नहीं था, बट एवरीवन अभी तो वायरल लोड भी करते हैं हम लोग. सो इम्पॉर्टेंट इट्स ऑलरेडी कि NACO लैब टेक्नीशियन को SMO और MO के गाइडेंस में काम करना है, उसको CD4 काउंट्स के बारे में रिकॉर्ड रखना है, कलेक्शन करना है, collected sample and for other investigation if suggested by SMO MO. The main work is, ये तो उसका बेसिक काम है, ये सैंपल कलेक्ट करना है, देना है. मेंटेन द स्टॉक ऑफ CD4 किट्स एंड कंज्यूमेबल. जहां अगर कई जगह होता है सिर्फ लैब टेक्नीशियन सैंपल कलेक्ट करता फॉर CD4, बट उसका जो CD4 सैंपल लेकर जाना पड़ता है उसको कहीं और, क्योंकि उनके पास मशीन नहीं होती. तुझे कैसे पता चला पानी पीना है? So ये बेसिक काम तो है उसके, बट द इम्पोर्टेंट काम इज दैट दे हैव टू जनरेट द CD4 मंथली रिपोर्ट टू ART सेंटर एंड जनरेट द ड्यू लिस्ट फॉर CD4 टेस्टिंग एंड वायरल लोड टेस्टिंग. पहले वो सिर्फ CD4 टेस्टिंग के लिए रिपोर्ट ड्यू लिस्ट जनरेट करता था. ड्यू लिस्ट जनरेशन मीन्स अगर उसका CD4 6 महीने पे होता है, आफ्टर एवरी 6 months, तो अगर CD4 उसका आज किसी पेशेंट का सपोज जनवरी में हुआ है
जून में ड्यू है तो ड्यू लिस्ट पहले ही जनरेट कर लेता था, और ये ड्यू लिस्ट शेयर होता था विद एसएमओ एंड एमओ कि अगर पेशेंट मिस हो गया, वो अपने टाइम पे नहीं आया है, तो आप उसको कॉल करके बुला सकते हैं. दिस पहली ड्यू लिस्ट इज फॉर CD4 ओनली, बट नाउ वी हैव टू जनरेट, लैब टेक्नीशियन हैज टू जनरेट द CD4 फॉर वायरल लोड टेस्टिंग ऑल्सो. वायरल लोड टेस्टिंग कैसे करनी है, क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रही हूँ कि उसका क्या ड्यूरेशन होता है. बट ड्यू लिस्ट जनरेट होना चाहिए सो दैट कि डॉक्टर्स को पता हो. एंड मंथ के, जैसे सपोज अभी मंथ इनिशिएट अक्टूबर शुरू हो रहा है, तो मंथ के स्टार्टिंग में ही देना है एलटी को ये रिपोर्ट, एसएमओ और एमओ को ये ड्यू लिस्ट, कि वो डॉक्टर जब भी करे उसको लगे कि इस पेशेंट का अच्छा ड्यू था, इस पेशेंट का ड्यू था, सो दैट जस्ट टू मिनिमाइज कि कभी कभार क्या होता है वायरल लोड ईयरली बेसिस पे होना चाहिए. कई पेशेंट उनके 2-2, 3-3 साल तक मंथली वायरल लोड ही नहीं होते हैं, या CD4 ही नहीं होता है. तो इसके लिए ड्यू लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये लैब टेक्नीशियन ही जनरेट कर सकता है, क्योंकि वही एंट्री करता है. सपोज आज CD4 हुआ है, नेक्स्ट डेट ड्यू डेट इज दिस मच, सो जनरेट दिस. और ये इट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द मंथली लाइन लिस्ट ऑल्सो मेंटेन्ड बाय द डाटा मैनेजर, क्योंकि डाटा मैनेजर उसमें एंट्री करता है कि CD4 आज हुआ है तो नेक्स्ट ड्यू डेट इज क्या है. तो डाटा मैनेजर्स कैन हेल्प लैब टेक्नीशियंस मैनुअली काम, मतलब ऐसे लैब टेक्नीशियन को मैनुअली काम करना पड़ेगा, बट इफ लैब टेक्नीशियंस को जनरेट हो जाएगा लिस्ट तो दे कैन शेयर, बट उसको इन्फॉर्मेशन लैब टेक्नीशियन ही देगा. डाटा मैनेजर को नहीं पता चलेगा कि आज CD4 हुआ है. जैसे ही आज CD4 हुआ है, लैब टेक्नीशियन शुड गो टू डाटा मैनेजर कि आज मैंने ये CD4 करा है, ये इसकी रिपोर्ट आई है. तो जब डाटा मैनेजर उसको एंट्री करेगी कि हाँ आज उसकी रिपोर्ट आई है, आज उसका CD4 हुआ है, तो नेक्स्ट ड्यू डेट अपने आप जनरेट हो जाएगी. सो दैट नेक्स्ट ड्यू डेट can be shared with the lab technician, and lab technician shared that due list with the SMO and MO so that कि patient miss ना हो किसी भी उसके लिए. तो अब मेजर काम या जो मेन काम है वो इन्फॉर्मेशन देना लैब टेक्नीशियन का है. डाटा मैनेजर उसको एंट्री करेगी, उसको अपनी मास्टर लाइन लिस्ट होती है, उसको कंप्लीट करना पड़ता है डेली बेसिस पे, उसमें वो एंटर करेगी एंड द ड्यू लिस्ट विल बी जनरेटेड. Regular and timely updation of CD4 stock and consumable. Regular updation of relevant section related to CD4 and viral load in IMS. LT is responsive. This is important. LT is this is the new work that assigned to the LT now after initiating viral load sample collection and जब लेना शुरू करा है. The LT is responsible for entering patient and viral load sample details in IMS. IMS has 3 sections. Three people can use it and fill it. First is data manager, pharmacist and LT. डाटा मैनेजर बेसिक इन्फॉर्मेशन एंट्री करती है, दैट इज द प्री-आरटी इन्फॉर्मेशन. फिर उसके बाद फार्मासिस्ट तो सारा ड्रग्स जो भी डिस्पेंस हुआ है, एंड द लैब टेक्नीशियंस रोल हियर इन IMS इज दे हैव टू एंटर द रिपोर्ट. तो नेक्स्ट ड्यू डेट यहाँ से भी जनरेट हो सकती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट LT is responsible and he has to take his responsibility to entering the information about patients viral load and CD4, both, not viral load only, CD4 and viral load samples. And there is a manual also in a NACO. I will share that in the later last slide. There is a manual how to enter the details in the IMS. NACO has given that link. So अगर LT उस लिंक को पढ़ के they can enter the and ट्रेनिंग भी LTs की, और अगर उसके बाद नहीं भी आता है तो यू कैन आस्क. देयर इज अ ईमेल आल्सो गिवन कि अगर कोई प्रॉब्लम एंट्री करने में, यू कैन कॉल देम एंड आस्क हाउ टू एंटर द वायरल लोड एंड CD4 रिपोर्ट इन द IMS. एंड रिपोर्ट्स देखने के लिए SMO and MO कैन एक्सेस द रिपोर्ट्स आल्सो. तो if SMO or MO wants to see any report regarding the patient कि उसका वायरल लोड कितने टाइम पहले हुआ था, क्या हुआ था, उसका कैसा है, and LT is not available, they can access the report through IMS and they can check the patient is deteriorating or not. So this is very important part from the LT side. He or she should enter the viral load and CD4 sample details in the IMS. There is a register also. So regular updation of viral load register is also important. Lab technician, there is a TRRF form. Everyone knows that lab technician is supposed to keep the ERT center copy of TRRF form with him or her. और second copy जो हम send करते हैं, जो भी जहाँ पे test हो रहा है, they will write the report. That report should be copied in the viral load register by the doctors. They should write and give the next date. Address confirmation can be done on the date of testing. In case LT is on leave, staff nurse will do the sample collection and transportation. This is the viral load routine testing. Now पहले जब viral load start हुआ था वो phase wise manner में हुआ था, इन कि pregnant ladies का करना है, high risk group का करना है. But now on 6th August 2020 they have written patients on first line at 6 months and 12 months and ART initiation. They have decided, TRG for ARTs had been decided to expand routine viral load testing to all HIV-1 and HIV-1-2 co-infected PL-HIV at all ART centers. पहले वो phase wise manners में था, पर अभी इन लोगों ने
NACO ने डिसीजन लिया है कि एक्सपेंड कर दिया ऑन 6 अगस्त 2020 कि एक्सपेंड रूटीन वायरल लोड टेस्टिंग टू ऑल PL-HIV, ऑल HIV1 एंड HIV1 and 2 और एट ऑल ART सेंटर। ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर ART सेंटर्स पे ही करा है, सारे ART सेंटर्स में सारे पेशेंट्स की होगी। क्या कंडीशन है उनका करने के लिए, मतलब कब कब करना है वो उन्होंने बता दिया कि जो फर्स्ट लाइन पे पेशेंट होता है उसका पहले, जब आप इनिशिएट कर रहे हैं, मतलब उसका वायरल लोड हुआ ही नहीं है, जब आप पहली बार वायरल लोड करेंगे, पेशेंट शुड बी एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स ऑन ART। उसकी कम से कम, जब भी आप पहला वायरल लोड पेशेंट का करेंगे, वो कम से कम 6 महीने ART पे रहना चाहिए। आफ्टर 6 मंथ्स यू कैन डू द फर्स्ट बेसलाइन, it's not actually baseline, but he has a first viral load after 6 months for first line patients, those who are on first line. Then after again 6 months, that is 6 months, 6 months, that is 12 months. उसके बाद आपको हर साल करना है। फर्स्ट लाइन के लिए ईयरली बेसिस होता है, फर्स्ट आप 6 महीने पे करेंगे, फिर उसके बाद 6 महीने पे करेंगे, उसके बाद ईयरली करेंगे एक एक साल में। बट जो पेशेंट सेकंड लाइन और थर्ड लाइन पे, उनको आपको हर 6 मंथ्स में करना है। दोज हु आर ऑन सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन, उनका हर 6 महीने पे वायरल लोड होगा। और जो फर्स्ट लाइन के पेशेंट हैं जो फॉलोअप में है, उनका तो आप हर एक साल पे करेंगे। पर जो फॉलोअप में नहीं, जिनको आप बिल्कुल अभी शुरू कर रहे हैं, वो एटलीस्ट 6 महीने पे होना है। सपोज पेशेंट आज हमारे पास रजिस्टर हुआ है, फर्स्ट लाइन आपने शुरू कर दी उसकी, तो उसको 6 महीने ART पे होना चाहिए। उसके बाद अब उसका पहला वायरल लोड करेंगे, फिर उसके 6 महीने बाद वायरल लोड करेंगे, फिर उस एक एक साल पे करेंगे। तो दे हैव मेंशन्ड इट वेरी क्लियरली। वायरल लोड आपको लिखना कैसे, रिजल्ट कैसे इंटरप्रेट करेंगे, अगर इट इज ग्रेटर देन 1000 दैट इज वायरली ग्रेटर देन और इक्वल टू वायरली अनसप्रेस्ड है। और अगर इसका लेस देन आया या TND आया, TND मींस टारगेट नॉट डिटेक्टेड, तो कंटिन्यू विद द सेम रेजिमेंट। अगर वायरली सप्रेस नहीं है, बहुत ज्यादा आया, देन सेसप रेफरल इज रिक्वायर्ड, और यू कैन डू अदर थिंग्स। दोबारा से उसका वायरल लोड करके चेक कर सकते हैं और रेफर कर सकते हैं सेसप में। बट अगर वायरल लोड सप्रेस्ड है, कंटिन्यू विद द सेम ट्रीटमेंट। Another important thing is this: you can stop CD4 if viral load is less than 1000 copies and CD4 is more than 350 conditions. Sample should be taken at the same time. अगर आपने सेम टाइम पे सैंपल लिया है, सेम टाइम पे जो एक ही सैंपल से अगर आपने CD4 और वायरल लोड करा है और रिजल्ट वायरल लोड का लेस देन 1000 कॉपीज है एंड मोर देन 350 CD4 है, तो CD4 कैन बी स्टॉप्ड। However, CD4 monitoring should be restarted if the patient has suspected treatment failure, that is virological failure, that is viral load. अगेन अगर वायरल लोड उसका 1000 से ऊपर हो गया तो यू कैन इनिशिएट CD4। और अगर क्लिनिशियन को लगता है कि इन बिटवीन इस किसी भी टाइम पे कि उसको CD4 या वायरल लोड कराना है, तो दे कैन डू इट एनी टाइम। बट कंडीशन, अगर वायरल लोड 1000 से कम है और CD4 350 से ज्यादा है, सेम सैंपल से लिए हुए ब्लड सैंपल से, तो यू कैन स्टॉप CD4 एक्सेप्ट एंड द पेशेंट इज लेस देन 5 इयर्स। छोटे बच्चे जो होते हैं 5 साल से छोटे होते हैं, उनके में आपको कॉन्सिक्यूटिव 350 देखना है, या जो पेशेंट सिप्लिन पे हैं, उन पेशेंट्स के लिए आप एकदम बंद नहीं करेंगे एक CD4 के बेसिस पे। उसमें आपको देखना है कि 6 महीने के डिफरेंस में CD4 350 से ज्यादा होना चाहिए, देन यू कैन स्टॉप CD4 इन दैट केस if patient is less than 5 years and patient is on CPT, सिप्लिन। दिस इज गाइडलाइन। फर्स्ट लाइन का आपको कब करना है, सेकंड लाइन का कब करना है। To ensure that all patients undergo regular CD4 and viral load testing, the laboratory technician should prepare a monthly due list. I have already talked about. I have those patients who do not undergo CD4 count and viral load test on due date, their white card should be kept separately so that MO is alerted for these tests on the next mentioned visit of the patient. So this is the time how can you synchronize। ऐसा ना हो ना कि अगर पेशेंट आया तो मेक श्योर कि उसका सेम डे पे CD4 और वायरल लोड हो जाए, वरना CD4 के लिए एक दिन बुलाओगे, वायरल लोड के लिए एक दिन बुलाएंगे, तो ये ज्यादातर हमें मैनेज करना चाहिए कि पेशेंट को उस हिसाब से डेट या टेस्ट के लिए बुलाएं। जैसे कई कई जगह पे हर दिन वायरल लोड नहीं होता, सपोज किसी सेंटर में सिर्फ ट्यूसडे हो रहा है, किसी सेंटर में वेडनेसडे हो रहा है, तो ट्राई टू सिंक्रोनाइज्ड CD4 एंड वायरल लोड टेस्ट टुगेदर। अगर ट्यूसडे ही होता है तो ट्राई टू गिव CD4 डेट्स। सबका तो नहीं दे सकते ऑब्वियसली अगर वायरल लोड एक ही दिन में हो रहा है, बट ट्राई टू सिंक विद द वायरल लोड एंड CD4 टेस्ट विद द वायरल लोड। और CD4 तो आपको पहले ही बताया कि इट कैन बी स्टॉप्ड इफ these conditions are there, if the CD4 is more than 350 and viral load is less than 1000. This is summary of what I have talked about the CD4 and viral load. ट्रीटिंग क्लिनिक, दिस इज इंपॉर्टेंट। समटाइम डॉक्टर को लगता है बट वो कहता है गाइडलाइन तो ये बोल रही तो हम कर सकते हैं नहीं। दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन द क्लिनिशियन। Treating clinician can request for a CD4 or viral load test when deemed necessary for clinical management at any point of time. ये जो
ये क्राइटेरिया है कि 6 महीने पे होना चाहिए, फिर 12, फिर 24, या अगर क्लिनिशियन को इन बिटवीन कभी भी लगता है कि उसको ज़रूरत है इन सब टेस्ट की, तो वो करवा सकता है. The CD4 register, it should be maintained by the lab technicians. It helps in the generation of due list. This is the laboratory registers. यहाँ पे आप पेशेंट का प्री आरटी आरटी नंबर, इफ एनी नोडल सेंटर इज जहाँ पे CD4 टेस्ट कंडक्ट करते हैं, एंड दीज आर द सेंटर्स अटैच्ड विद द नोडल ART सेंटर्स. और आप ART जो उसका फॉलोअप कर रहे हैं, देयर इज अ सेक्शन ऑन ART एंड प्री आरटी, मींस जो भी आपने CD4 करा है वो पेशेंट प्री आरटी पे था या ART पे था, CD4 सेल क्या काउंट क्या थे उसके, एंड द नेक्स्ट ड्यू डेट. फ्रॉम दिस कॉलम नंबर 8 यू कैन, द लैब टेक्नीशियंस कैन जनरेट नेक्स्ट ड्यू डेट फॉर CD4. Another register should be maintained by is the laboratory registers, CD4 kits and consumable stock registers. They have to maintain the consumption. CD4 reagents अगर लिया उसका stock क्या था, कितने को आप कितना ट्रांसफर आउट हुआ है स्टॉक, जस्ट सेक्शंस आर गिवन. आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल कि कैसे फिल करना है. एवरीवन नोज कि क्या ओपनिंग स्टॉक था, किस पे क्लोज किया है, कितना ट्रांसफर आउट किया है, क्या कंजप्शन हुआ है, कितनी वेस्टेज हुई है. So जो सेंटर में CD4 नहीं होता है, they also need to fill if they borrow needle, if they buy needle or vacutainer, if they are taking, so they have to maintain it, because जहाँ सेंटर में CD4 नहीं होता वहाँ there is no need of CD4 reagents, but needles and vacutainers are, they are taking it for collecting the samples, so they can write कि इतना vacutainer लिया था. These are the received stocks. Important is viral load register. Here you have to write the patient name, sample collection date, next viral load date. From this section, LT can generate the next date for viral load. So from the CD4 register, they can generate they can write CD4 next date, and from this they can they can take out the information from this section, that is the next viral load test, from this column. And these information should be shared with the data manager or with the SMO and MO. ART center lab technician should enter the sample details in the viral load register. ART center medical officer should enter the date of next viral load test in the viral load registers, and the result and remarks from the patient copy of TRF should be copied onto the ART center copy of TRF, white card and viral load registers. These things should be completed by the LT and medical officer both. This is the TRF form. This is a unique viral load test ID. It can be generated. These are the ART center code. Then you have to write the patient ART number, and this is the viral load test number. Viral load test number, and you can generate a unique viral load test for a patient, test code for a patient. The code is whether the patient is targeted. Testing is done. What is the testing is what on basis? Is the routine testing, targeted testing, or the repeat testing? This is an example how can a viral load can be generated. Unique viral load ID can be generated. This is an example. This OM is regarding if there is any clinician strongly feels there is discordance in the patient clinical state, and sometimes there is a queries viral load ठीक नहीं आ रहा, CD4 ठीक है but CD4 ठीक नहीं है, viral load है, तो what should the clinicians do? So this OM is regarding that only. If clinician strongly feels there is a discordance in patient's clinical status and virological status, then the healthcare provider may repeat viral load testing after 3 months while ensuring proper step-up adherence counseling. This is a mail from NACO that IMS has some sections which should be filled by the lab technicians, pharmacist, and data manager. This is a viral load and CD4 testing for lab technician. All ART lab technicians shall enter details of all viral load test in addition to CD4 test. And these are the links. ART lab technician video link and link to IMS how they can enter the information. And if there is any query, there is IMS help desk. They can call and email. Yeah.
Thank you. Any questions? In case आप में से किसी को भी कोई भी question होगा, they can unmute their microphone and ask the question. Thank you. सर जाए अंदर से सामान लेके। Ma'am, there's a question in the chat box. Ji, clients who are virally unsuppressed are to be on step-up adherence for 3 months. CD4 of such PLHIV to be done. When is the CD4 of such PLHIV to be done? Unsuppressed and CD4, or the same criteria will remain. CD4 should be done 6 monthly. If they are unsuppressed, means viral load is more than 100. This question? Yeah, there's one more question. How CD4 due list can be generated, as new guidelines says exclusion of those persons having CD4 more than 350 and viral load more than 1000. No such provision in IMS. How lab technician can assess the eligibility for viral load testing, eligibility of client or not, adherence issue. Ji. The CD4 can be discontinued if CD4 is more than 350 and viral load should be less than. It should not be more than. If viral load is more than 1000, then you cannot discontinue CD4. If viral load is less than 1000 copies, that is suppressed. Virus nahi hai. Virus, you suppress the virus. If viral load is more than 1000, CD4 cannot be. कहाँ से लिया दवाई? और ये ड्यू लिस्ट कैन बी जनरेटेड क्योंकि जो पेशेंट्स का वायरल लोड ज्यादा है और CD4 350 नहीं है, उन पेशेंट्स का CD4 करना ही करना है, एंड वो उसका कंडीशन वही है 6 मंथली यू हैव टू डू द CD4. सो फॉर दोस पेशेंट यू कैन जनरेट योर ड्यू लिस्ट. नाउ इट इज नॉट मैंडेटरी कि 6 महीने पे जनरेट करना है, क्योंकि अगर उसका इन बिटवीन अगर उसका CD4 350 से ज्यादा आ गया और 1000 कॉपीज कम है, VL इज लेस देन 1000 कॉपीज, उसी पेशेंट के लिए आप स्टॉप कर देंगे. यू विल नॉट कंटिन्यू द CD4. तो वहाँ कोई जनरेशन नहीं है ड्यू लिस्ट की. बट अगेन अगर CD4 दोबारा कम हो गया और वायरल लोड ज्यादा हो गया, सपोज जून से आपने जनवरी में आपने उसका करना शुरू करा और CD4 मोर देन 350 वायरल लोड लेस देन 1000, यू स्टॉप डूइंग CD4, उसका कोई ड्यू लिस्ट नहीं जनरेट होगा. बट द मूवमेंट सपोर्ट इन द मंथ ऑफ अगस्त एकदम से उसका CD4 कम हो गया और वायरल लोड ज्यादा हो गया, तो आप उस मंथ उसका करेंगे अगस्त में. फिर अगस्त ऑनवर्ड 3 महीने का हम गैप देते हैं फॉर वायरल लोड कि आप स्टेप अप काउंसलिंग करो. अगर इसका बढ़ गया है 3 महीने की स्टेप अप काउंसलिंग के बाद दोबारा वायरल लोड होता है, नॉट द CD4. वायरल लोड होता है. अगर वायरल लोड ठीक है देन यू कैन डू द वायरल लोड एंड CD4 टुगेदर आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ स्टेप अप काउंसलिंग. क्योंकि CD4 और वायरल लोड बंद तभी CD4 तभी बंद होगा अगर सैंपल हमने सेम टाइम पे लिया CD4 और वायरल लोड के लिए. तो 3 मंथ्स की सपोज उसका वायरल लोड बढ़ गया, आप उसको 3 मंथ की स्टेप अप काउंसलिंग बोलेंगे. 3 मंथ के बाद आप उसका वायरल लोड कराएंगे, सेम टाइम पे आप उसका CD4 भी कराएंगे. अगर CD4 350 से ज्यादा हो गया तो फिर स्टॉप कर देंगे. अगर नहीं हुआ या जो और प्रॉब्लम है तो आप नेक्स्ट ड्यू डेट अपना जनरेट कर लेंगे. एम आई क्लियर? ये शायद मेरठ से किसी ने पूछा है. अगर आपको समझ में आया, अगर आपने जनवरी से शुरू कराया और उसका डाउन हो गया है तो आप करोगे नहीं, डिसकंटिन्यू कर दोगे. बट अगर वायरल लोड ज्यादा आया उसका, दोबारा आपने करते रहे, क्योंकि वायरल लोड तो करना है आपको, CD4 डिसकंटिन्यू करना है, वायरल लोड डिसकंटिन्यू करना. वायरल लोड तो आपको कंटिन्यू करना ही है, CD4 यू कैन स्टॉप. बट अगर वायरल लोड आपने ईयरली बेसिस पे करा, जो कि फर्स्ट लाइन पेशेंट्स के लिए गाइडलाइंस है, ईयरली बेसिस पे आपने वायरल लोड करा और उसका वायरल लोड बहुत ज्यादा आया, 1000 से ज्यादा आया, बहुत ज्यादा नहीं, मोर देन भी 1000 है, देन यू हैव टू रिपीट द वायरल लोड. तो आप वायरल लोड कब रिपीट करोगे? 3 मंथ्स के स्टेप अप काउंसलिंग के बाद. आप उसको 3 महीने की काउंसलिंग दोगे, फिर उसकी वायरल लोड करोगे. तो जब आप वायरल लोड करोगे उसी टाइम पे आप उसका CD4 भी करोगे. तो अगर वायरल लोड फिर से बढ़ा हुआ आया है और CD4 चाहे बेशक 350 हो नहीं हो, वायरल लोड और ये दोनों डिस्कॉर्डेंट है, तो आप दोबारा से वायरल लोड होगा और CD4 का नेक्स्ट ड्यू डेट उसके हिसाब से ही होगा अकॉर्डिंग टू वायरल लोड. तो आप ड्यू लिस्ट जनरेट कर सकते हैं इस तरीके से. इट्स नॉट पहले होता था, पहले ऐसा होता था कि मैंडेटरी था 6 मंथ में बिकॉज वी हैव टू फॉलो द कोहोर्ट फॉर CD4. अभी तो ऐसा कोहोर्ट नहीं है क्योंकि CD4 इज नॉट डिपेंड ऑन वायरल लोड. जी मैम, वो पूछ रहे हैं कि IMS में से ये ड्यू लिस्ट जनरेट हो सकती है या इसे मैन्युअली MLL से करना है? डेली ड्यू लिस्ट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम IMS.
वो आपके फार्मासिस्ट को पता होगा। अगर फार्मासिस्ट नहीं पूछ रहे हैं तो, अगर कोई और पूछ रहा है, अदरवाइज फार्मासिस्ट नो की जो डेली ड्यू लिस्ट है वो जनरेट होती है। सपोज आज आपने पेशेंट को डिस्पेंस किया है मेडिसिन, तो वो ड्यू लिस्ट अपने आप जनरेट कर देता है आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 2 मंथ, जितने महीने की आपने डिस्पेंस करा है। सपोज आपने 2 महीने की, अभी तो एमएमडी भी आ गया, मल्टी ड्रग डिस्पेंसेशन, यू कैन डिस्पेंस मेडिसिन फॉर 3 मंथ्स ऑल्सो। तो अगर 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने के लिए जितना भी आपने डिस्पेंस किया, आपने डेट डालता है फार्मासिस्ट के आज के दिन पे ड्यू है, तो दे कैन जनरेट डेली ड्यू लिस्ट कि आज उसको आना था। ये फार्मासिस्ट जनरेट करता है ये, एंड कैन बी शेयर विद द केयर कोऑर्डिनेटर, कि आपको पता चले जी, कि आज और का आपको पेशेंट बोर्ड एक्चुअली पता चल जाता है कि नेक्स्ट डे मेरे पास कितने पेशेंट आने हैं। इट कैन बी जनरेटेड। जी मैम, CD4 एंड वायरल लोड के लिए भी ड्यू लिस्ट वैसे ही जनरेट हो जाएगी IMS में से? वो वही कंडीशन है, अगर एलटी फिल कर रहा है, इसलिए मैंने बार बार बोला एलटी मोस्टली अभी इतने नहीं फिल कर रहे हैं, बट इट कैन बी जनरेटेड। इजीली जनरेट नहीं हो रहा, अभी इस पे काम भी चल रहा है, बट दे हैव टू मेंटेन द एंट्री ऑफ वायरल लोड एंड CD4 रिपोर्ट्स इन IMS। इधर आना पड़ेगा। थैंक यू मैम। और कोई क्वेश्चंस है? जी मैम, एक क्वेश्चन पूछना है कि दोज पेशेंट हु आर टेकिंग मेडिसिन प्राइवेटली, आई हैव अ सच पेशेंट। हेलो मैम, एक क्वेश्चन पूछना है कि जो पेशेंट बाहर से दवा ले रहे हैं, हाँ एक पेशेंट है जो जेडेरन जो है 3 साल से बाहर से ले रहा है, हाँ तो उस पेशेंट का हम CD4 वायरल लोड अपने जो हमारे यहाँ सेंटर में अब रजिस्टर्ड हुआ है 2 दिन पहले, अच्छा तो हम रजिस्ट्रेशन के 3 महीने या 6 महीने के बाद हम उसका वायरल लोड कराएंगे कि जब से वो दवा खा रहा है उसके हिसाब से उसको कंसीडर करेंगे? नहीं, जब से दवाई खा रहा है बाहर से, मतलब कि नैको के सेंटर? नहीं 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 नहीं, प्राइवेटली। प्राइवेट तो फिर आप और कौन सी दवाई, आपने दवाई सेम दवाई पे कंटिन्यू करा है? क्या जेडेलन पे? मतलब जेडेलन ही खा रहा था, यूविन बाहर से 3 साल से खा रहा था पेशेंट, और हमने शुरू भी उसी पे ही करा है, और ZLM अब पे ही शुरू करा स्टार्ट भी मैंने उसी से किया है। है। हाँ, तो आप उसको फिर वायरल लोड अपने सेंटर से कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट अभी स्टार्टिंग में ही कर सकते हैं कि 3 महीने के बाद कर सकते हैं? नहीं, पेशेंट ऑलरेडी 3 साल से मेडिसिन पे है ना, तो या हाँ, यू कैन डू वायरल लोड टेस्टिंग। नहीं तो उसका एडहेरेंस कैसे पता चलेगा पास्ट? पास्ट वो आप, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, एडहेरेंस शुड बी चेक। नो 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 नो, नहीं तो फिर आप नहीं कर सकते, यू हैव टू चेक द एडहेरेंस वही तो मैं पूछ रही हूँ। मेरे को लगा आपने वो उसमें लिखा, नहीं अगर एडहेरेंस नहीं है तो हम पेशेंट पे नहीं रिलाई कर सकते। नहीं, पेशेंट अगर आपको वही बोल रहा है पेशेंट मैंने बोल तो रहा है कि मैंने एक भी दिन की मेडिसिन नहीं छोड़ी नहीं, है, बट इफ देयर इज नो दवा डॉक्यूमेंट, खा रहा हूँ। नो इफ देयर इज नो डॉक्यूमेंट, क्योंकि बेसलाइन वायरल लोड का भी कोई नैको ने गाइडलाइंस नहीं दिया है। ओके, पेशेंट जस्ट इनिशिएट होते ही आप उसका बेसलाइन वायरल लोड करो। नैको का यही है कि पेशेंट शुड बी ऑन 6 मंथ्स, मतलब ART कम से कम 6 महीने होना चाहिए, और वो भी एडहेरेंस अगर ठीक है तो ही आप कर पाएंगे। एडहेरेंस पुअर है तो वो तो अननेसेसरी, अगर वायरल लोड बढ़ा हुआ आएगा तो मिसलीड करेगा आपको। तो हम अपने यहाँ से उसको एज ए न्यू पेशेंट की तरह ट्रीट करें? एज अ न्यू पेशेंट की तरह ट्रीट करें, Okay, बिकॉज़ यू okay, डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग या एडहेरेंस। थैंक यू सो मच। अगर पेशेंट को अगर पेशेंट का वायरल लोड है 30-40,000 आता है नहीं, एक किसी ने क्वेश्चन पूछा है ALS मेरठ से, LL राम से, कि हाउ LT कैन असेस द एलिजिबिलिटी फॉर वायरल लोड टेस्टिंग, एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट और नॉट। तो ये LT नहीं एलिजिबल करेगा टेस्टिंग, LT सिर्फ ड्यू लिस्ट जनरेट करेगा। LT को ये तो पता चलेगा ना कि मैंने आज करा है टेस्ट, तो मैं अब इसका 1 साल बाद करूंगा। अगर इन बिटवीन चाहिए, वो मैंने बोला, अगर इन बिटवीन क्लिनिशियन को लगता है तो वो 1 साल तक वेट नहीं करेगा। क्लिनिशियन इन बिटवीन कभी भी करवा सकता है CD4 वायरल लोड, कभी भी। LT विल नॉट डिसाइड कि एलिजिबिलिटी है या नहीं है, बट वंस VL स्टार्टेड, फॉलो अप तो LT कर सकता है। फॉलो अप तो हमें ही करना होगा ना, जो उसको कंडक्ट कर रहा है वो LT जनरेट करेगा कि अभी पेशेंट यहाँ, बट क्लिनिकली अगर पेशेंट डिटोरिएट हो रहा है, डॉक्टर्स कैन नॉट वेट फॉर 1 ईयर कि उसका गाइडलाइंस के हिसाब से मैं 1 साल बाद ही वायरल लोड करूंगा। तो क्लिनिशियंस कैन डू वायरल लोड और कैन डिमांड वायरल लोड इन बिटवीन ऑल्सो। So LLRM से किसी ने पूछा how LT can assess the eligibility for viral load testing, eligibility of candidate or not, adherence issue which is to be seen by counselor or MO. Yes, definitely adherence issues can be seen by counselor and MO also. If adherence is okay, MO feels कि वहाँ पे वो patient भी clinically ठीक जा रहा है तो उसका 1 साल बाद होगा. But once it is decided by the MO कि patient eligible है for viral load testing, once decided by MO, फिर viral load LT करेगा and they can generate the CD4 and viral load due test. समझ ये क्वेश्चन, am I clear for this? कि once eligibility is decided by the MO, कि MO ने और SMO ने डिसाइड कर लिया है कि ये बंदा, ये पेशेंट एलिजिबल है फॉर वायरल लोड टेस्टिंग, उसके बाद तो LT कैन जनरेट ड्यू लिस्ट। फर्स्ट लाइन पे है तो 1-1 साल में जनरेट करना है, और अगर सेकंड लाइन पे है तो 6-6 महीने में करना है, until unless in between clinician feels कि उसको वायरल लोड टेस्टिंग मेरे को पहले ही करवानी है। Am I clear? LLRM, ART plus मेरठ।
ये अरे कि BBLA एवरी ने पूछा है। और कोई क्वेश्चंस है? हाँ, ये BBLA है। इसमें किसी ने पूछा है क्लाइंट्स हु आर वायरली अनसप्रेस्ड आर टू बी ऑन स्टेप अप एडहेरेंस फॉर 3 months. CD4 और सच PLHIV शुड बी डन. यस, अगर अनसप्रेस्ड है वायरल तो CD4 तो होगा ही उसका. वायरली सप्रेस्ड है अगर, तभी हम CD4 बंद करेंगे. CD4 शुड बी मोर देन 350, वायरल लोड शुड बी लेस देन 1000 कॉपीज, देन ओनली CD4 शुड बी स्टॉप्ड. यहाँ पे क्वेश्चन है क्लाइंट्स हु आर वायरली अनसप्रेस्ड. वायरली अनसप्रेस्ड मतलब CD4 आपको करना ही करना है. और CD4 इसमें भी कंडीशन है, जो 5 साल से छोटे हैं जिसको CPT चल रहा है उनका नहीं बंद करेंगे जब तक कि 2 कॉन्सिक्यूटिव CD4 मोर देन 350 नहीं आते. इन पेशेंट्स के लिए तो नहीं, मोर देन 350 पर वायरली तो अनसप्रेस्ड है ना. CD4 करना मतलब दोनों क्राइटेरिया होना चाहिए इसके अंदर. So both criteria should be met. Viral load should be more than 1000 and viral load should be less than 1000 and CD4 should be more than 350. एक ही CD4 डिपेंड करता है if patient is above 5 years and are not on CPT. अगर वो CPT और उस पे है then again you have to do the 2 CD4 consecutive 6 months apart. अगर दोनों CD4 350 से ज्यादा है तो उन केसेस में उन पेशेंट्स का बंद करना है. तब CD4 भी एम आई क्लियर. अगर पेशेंट 5 साल से छोटा है और CPT पे है तब आप एक CD4 और एक वायरल लोड बेसिस पे CD4 नहीं बंद करना. बाकी पेशेंट्स के लिए वायरल लोड 1000 से कम, CD4 350 से ज्यादा, यू कैन स्टॉप CD4. Any other questions? How do list generated by IMS? Problem is due list generation by IMS or manually, not daily due list. CD4 due list, ma'am. Daily due list. This is from ART plus Meerut LRM again. Due list, daily due list can be generated by IMS. हमारे सेंटर में we are generating it. CD4 ड्यू लिस्ट में थोड़ा इशू होता है बट कभी कभार, बट यू कैन सी कि अगर आप एंट्री करते हैं यू नो कि CD4 हमने इस डेट पे डाला है. बट डेली ड्यू लिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. डेली ड्यू लिस्ट कैन बी इजीली जनरेटेड बाय IMS. इवन द एडहेरेंस रिपोर्ट कैन बी इजीली जनरेटेड. इसीलिए जो नए रजिस्टर्स बने हैं उसमें देयर इज नो एडहेरेंस सेक्शन. अब ART रजिस्टर्स जो नए आए हैं उसमें एडहेरेंस का पूरा पार्ट ही हटा दिया. देयर इज नो एडहेरेंस की ऑन ट्रीटमेंट नहीं है, बिकॉज एडहेरेंस कैन आल्सो बी जनरेटेड बाय IMS. So daily due list can be generated easily. Until unless you not enter the data, you cannot generate it. CD4 due list, viral load due list should be CD4 reports and viral load reports should be entered in the IMS. Then only you can generate the list. And if there is any problem, there is a link and help desk is there. They can generate. But daily due list there is no problem. Sometimes CD4 due list is issue, but you have to maintain and you can find out कि CD4 is दिन पे हुआ है तो you can generate. Or there is an issue also if you cannot generate daily CD4 due list from the IMS, just from the records or the day you do the CD4, डाटा मैनेजर के पास जाओ और उसको एंट्री कराओ कि मैंने आज इतने पेशेंट्स का मैंने सैंपल करा है, तो डाटा मैनेजर खुद ही जनरेट कर देगा नेक्स्ट टाइम का. एंड यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ दैट ड्यू लिस्ट if not generated by the IMS. So daily list can be generated easily, not manually. You need not to write everything, but you have to ask data manager to enter the due list because data manager enter करता है. उसके जो master line list में है और CD4 रिपोर्ट्स को एंट्री करता है कि आज की डेट में रिपोर्ट हुआ है, तो उस डेट से तो आप 6 महीने बाद अपने आप ही निकाल सकते हो ड्यू लिस्ट. तो मैनुअली निकालने की जरूरत नहीं है लैब टेक्नीशियन को, वो प्रिंट आउट दे देगा डाटा मैनेजर, बट LT को जाके बताना पड़ेगा. Any other question? No more questions, ma'am. Okay. Yeah, thank you for this informative session. Thank you to all the participants for patient listening. Ma'am, we can end the session now. Okay, thank you. CD4 का बताया ना सर उन्होंने. वायरल लोड अगर 1000 से नीचे है और CD4 350 से ऊपर है, तो